दोस्तों आज तक अपने टाइम ट्रेवल से रिलेटेड काफी सारी घटनाएं सुन रखी होंगी, जिसमें लोगों का कहना होता है कि वो फ्यूचर से आए हैं ताकि अपना अधूरा काम पूरा कर सके। पर इनमें से 99% घटनाएं पूरी तरह से फेक होती है, जिन्हें कि केवल पब्लिसिटी के लिए बनाया जाता है। टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम वक्त में आगे पीछे जा सकते हैं, जिसे कि 1895 में H.G. वेल्स के नोवेल द टाइम मशीन ने पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था। अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम वक्त में आगे पीछे ट्रेवल कर सके, पर अतीत में हमारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। अब उन्हीं सारी घटनाओं में से मैं आपके लिए 200 से बेहतरीन घटनाएं लेकर आया हूँ, जिसे जानने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मेरा नाम रोलिंस और चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन एपिसोड को। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. अब दोस्तों हमारे वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से लगातार इस टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को समझने में लगे हुए हैं, जिसमें वो कुछ हद तक तो कामयाब हो चुके हैं। और इनका कहना है कि हम अभी तो नहीं, पर आने वाले 500 सालों बाद फ्यूचर में टाइम ट्रेवल जरूर कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने पास्ट में ट्रेवल करके कोई इंसिडेंट को बदल दिया तो हो सकता है कि हमारा फ्यूचर ही चेंज हो जाए, जिससे कि कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए अभी हम पास्ट में ट्रेवल नहीं कर सकते, जो कि हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों हमारी सबसे पहली घटना है साल 1873 की, जब इंग्लैंड के लेमिंगटन में एक जेम्स वर्सन नाम का आदमी रहता था, जो कि शहर का सबसे पॉपुलर शू मेकर था। साथ ही उसका कारोबार भी काफी ज्यादा फैला हुआ था और अपने काम के प्रति काफी ज्यादा ईमानदार था, तो पूरे शहर के लोग उसे जानते थे। अब 2 सितंबर साल 1873 के दिन उसके 2 दोस्त बरहम वाइस और हैमरसन बंस उसके साथ एक शर्त लगाते हैं कि अगर तुम इतने अच्छे जूते बनाते हो तो तुम अपने जूते पहनकर लेमिंगटन से कोवेंट्री तक के बीच की रेस लगाओ। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास थी। अब ये तीनों ही बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे, तो जो जेम्स था वो इनकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले ही दिन 3 सितंबर साल 1873 के दिन ये शर्त शुरू होती है। अब जो जेम्स था वो रेस लगाना शुरू कर देता है और साथ ही उसने अपने जूते पहन रखे थे। अब ये जो उसके दोनों दोस्त थे वो तांगे पर बैठकर उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, ताकि जो जेम्स वो ज्यादा शाना न बने। अब दोस्तों जो जेम्स था वो बार बार पीछे पलट कर देख रहा था कि कहीं उसे दोस्त उसे पीछे छोड़कर रफू चक्कर तो नहीं हो गए, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके दोनों दोस्त थे वो पीछे से उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। अब अचानक से जेम्स के सामने एक पत्थर आता है और जैसे ही जेम्स का पैर उस पत्थर से टकराता है तो जो जेम्स था वो हवा में उछल जाता है और अचानक से जो जेम्स था वो हवा में गायब हो गया। अब ये सब जेम्स के दोस्तों ने अपनी आंखों के सामने देखा था, मतलब यहाँ पर जादू हो गया, बंदा हवा में उड़ा और गायब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी जेम्स के साथ हुआ था वो सब जेम्स के दोस्तों ने अपनी आंखों के सामने देखा था कि कैसे जेम्स हवा में उड़ा और गायब हो गया। अब काफी देर तक तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर ये सब क्या हुआ है। फिर उन्होंने जेम्स को आवाज देनी शुरू करी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि जो जेम्स है उनके साथ प्रैंक कर रहा हो और अचानक से उनके सामने आकर बोलेगा, वो देखो कैमरा, चलो हाय बोलो। पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब काफी देर तक भी उनको जेम्स नहीं मिला तो वो वापस भागकर लेमिंगटन आ गए। लेमिंगटन आने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बातें बताई कि कैसे जेम्स हवा में उड़ा और गायब हो गया। अब शुरुआत में तो पुलिस वालों को इन दोनों पर ही शक हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि इन दोनों ने जेम्स को निपटा दिया हो और यहाँ पर आकर खुद को इनोसेंट बता रहे हैं। और जब पुलिस वालों ने पूरे शहर में पूछताछ करी तो उन्हें पता चल गया कि इन दोनों के पास जेम्स को मारने का कोई भी मोटिव नहीं था, क्योंकि तीनों ही बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे। अब पुलिस वालों के हाथ यहाँ पर पूरी तरह से खाली थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। उन्होंने उस रास्ते और उस पत्थर की भी जांच करी, जो कि जिससे कि जेम्स टकराकर अचानक से गायब हो गया था, पर फिर भी उनके हाथ कोई भी क्लू नहीं लगा। अब दोस्तों इस केस को सोल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम मैक्सिमिलियन था, उसने एक हाइपोथेसिस दी। उसका कहना था कि हमारे यूनिवर्स में काफी सारे वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स को आप एक तरह से वो मोल्स कह सकते हैं जो कि अचानक से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, और जो भी इनके कांटेक्ट में आता है उसे या तो पूरी तरह से खत्म कर देते हैं या फिर उसे किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ यहाँ पर जेम्स के साथ भी हुआ होगा। अब इसके बाद 1914 में एक राइटर एम्ब्रस बियर्से ने एक बुक लिखी, जिसमें कि उन्होंने इस केस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था, पर अचानक से एक दिन वो भी गायब हो गए। पुलिस ने अपना ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा जोर लगा दिया, पर ना तो उन्हें जेम्स का कुछ पता चला और ना ही बियर्से का। अब दोस्तों आप यहाँ पे मुझे बताएं कि क्या एक यूनिवर्सल ग्लिच था या फिर जेम्स के दोस्तों ने उसको निपटा दिया था। अब दोस्तों हमारी दूसरी घटना है साल 1956 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पर एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, पर उस टाइम पर जो हैनेडा एयरपोर्ट था उस पर हर हफ्ते 125 से ज्यादा फ्लाइट टेक ऑफ करती थी, जिसमें से जो ज्यादातर फ्लाइट होती थी वो डोमेस्टिक होती थी। अब अचानक से एयरपोर्ट के काउंटर पर एक बंदा आता है, जिसका कि रंग गोरा और काफी बड़ी बड़ी बियर्ड थी, साथ ही वो देखने में एक यूरोपियन जैसा लग रहा था। अब जो जापानीज अथॉरिटी थी उससे काफी नॉर्मली कन्वर्सेशन कर पा रही थी, मतलब कि उसको काफी अच्छी जापानीज आती थी, साथ ही उसके बोलने का एक्सेंट भी काफी हद तक फ्रेंच जैसा था। अब अथॉरिटी को उस बंदे के पास ट्रैवल चेक, रेस्टोरेंट बुकिंग और काफी सारी फॉरेन करेंसी मिलती है, मतलब कि वो एक इंटरनेशनल ट्रैवलर था। अथॉरिटी अब इस रेस्टोरेंट और कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों ही चीजें जापान में एग्जिस्ट करती है। पर यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ना तो उस रेस्टोरेंट में उस बंदे की कोई बुकिंग थी और ना ही कंपनी में से कोई जानता था।
कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी जनरेशन में बेरेड्रिक नाम के बंदे को जानते ही नहीं है। अब यहाँ पर अथॉरिटी को कुछ शक हुआ क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हो सकता है बंदा कोई फ्रॉड या फिर कोई क्रिमिनल हो जो कि इलीगली जापान में घुसना चाहता हो, तो इसलिए उन्होंने उसे पुलिस का हैंडओवर कर दिया। अब पुलिस वालों ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया और उसे इंटरनेशनल मैप देकर कहा कि तुम यहाँ पर अपनी कंट्री को लोकेट करो। उसने स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर एक पॉइंट को इंडिकेट किया जो कि आज कंडोरा देश है, पर वो बार बार इसे टोरेट नाम की कंट्री कह रहा था। अब हमारी इस दुनिया में कोई भी टोरेट नाम की कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे देखकर जो बेरेड्रिक था वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर उसका देश क्यों नहीं है। अब इसके बाद जो पुलिस वाले थे उसे एक होटल के रूम में बंद कर देते हैं और साथ बाहर 2 गार्ड भी बिठा देते हैं ताकि बंदा यहाँ से भाग न सके। अब इसके बाद जो पुलिस वाले थे अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये बंदा कौन है, कहाँ से आया और यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। पर उन्हें पता नहीं था कि अगले दिन उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब दोस्तों जब अगले दिन पुलिस वाले बेरेड्रिक के रूम में जाते हैं तो वो देखकर शॉक हो गए कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। कमरे की खिड़कियां बिल्कुल सही सलामत थी और बाहर दोनों गार्ड भी खड़े थे, पर फिर भी जो बेरेड्रिक था वो गायब हो जाता है। जब उन्होंने उसकी फाइल चेक करी तो वहां पर उसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद नहीं थे जो कि एक लॉकर रूम में रखे हुए थे। अब दोस्तों वो आदमी कौन था, वो कहाँ से आया और वो यहाँ पर क्या करना चाहता था और वो अचानक से कहाँ गायब हो गया, ये सवाल 70 साल बाद भी जो का त्यों खड़ा है। अब बहुत सारे लोग जो कि टाइम ट्रेवल पर यकीन करते हैं उनका मानना है कि वो बंदा एक टाइम ट्रेवलर था जो कि गलती से हमारी दुनिया में आ गया था और अब वो वापस अपनी दुनिया में जा चुका है। हो सकता है कि जो टोरेट नाम की कंट्री हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती वो उसकी दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना था कि वो बंदा जिस दुनिया से आया था वो वापस उसी दुनिया में चला गया और इसी के कारण हमें उसके बारे में कुछ भी खास पता नहीं चला। अब यहाँ पर साइंटिस्ट का भी मानना है कि हमारे इस यूनिवर्स के बाहर काफी सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें कि मल्टीवर्स कहते हैं। Point is, let's go back in time when the whole universe was the size of a particle. What are the rules of quantum physics telling us? They're telling us that multiple universes could be popping in and out of existence, and we are just one of them. Gotcha. Each one with a slightly different law of physics. Okay. So, there's no limit on how many of these universes there could be. Let's say there's infinite. Okay. If there's an infinite, that means there's every possible combination of all particles there ever were. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने इस दुनिया में मेरी ये वीडियो देखी पर लाइक नहीं करी, पर यह भी पॉसिबल है कि किसी दूसरी दुनिया में आप मेरे सबसे खास सब्सक्राइबर हो, हु नोस। अब दोस्तों ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल हुआ है, पर ये 99% केसेस पूरी तरह से फेक होते हैं। पर ये केस थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इस केस में एक देश की पुलिस तक इन्वॉल्व हो चुकी थी। अब दोस्तों टाइम ट्रेवल के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने काफी सारे केसेस को एक्सप्लेन किया है, साथ ही मैंने मोनोलिथ को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको प्राइवेट में मिल जाएंगे, आप एक बार इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि जो टाइम ट्रेवल है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पर मैं उनको पूरी तरह से गलत भी नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि ये प्रूव कर सके कि टाइम ट्रेवल रियल है। अब हो सकता है कि आने वाले 500 साल बाद हमें पता चल जाए कि क्या टाइम ट्रेवल रियल में पॉसिबल है या फिर केवल एक फिक्शनल इमेजिनेशन है। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।